नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। हमारे पास आज हिंदुस्तान टाइम्स का एक दिलचस्प लेख है और ये भारत की बदलती आबादी मतलब डेमोग्राफिक्स पर कुछ बहुत बड़े और कह सकते हैं कि चौंकाने वाले बदलावों की बात करता है। ये सारी जानकारी हाल ही में आए 2023 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस डेटा पर आधारित है। इसमें ना दो बड़ी कहानियां एक साथ चल रही हैं, ऐसा लग रहा है। एक तरफ तो ग्रामीण भारत में फर्टिलिटी रेट मतलब बच्चे पैदा करने की दर एक ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ मृत्यु दर वो पेंडेमिक के बाद कम होनी चाहिए थी, है ना? हाँ, उम्मीद तो यही थी। पर वो अब भी उम्मीद से ज्यादा बनी हुई हैं, खासकर शहरों में। तो ये एक तरह का विरोधाभास है। चलिए इसी को और इसके पीछे के आंकड़ों को थोड़ा गहराई से समझते हैं आज। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन लेटेस्ट आंकड़ों को एनालाइज करें। ये प्रजनन दर में जो गिरावट आई है इसका मतलब क्या है, और ये मृत्यु दर क्यों नहीं वापस जा रही प्री पेंडेमिक लेवल पर, इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो ट्रेंड्स हैं ये भारत की जनसंख्या के भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं, खासकर तब जब हमारी जो रेगुलर जनगणना होनी थी उसमें देरी हो चुकी है। हाँ वो तो है। तो ये एसआरएस डेटा ही हमारे पास पॉपुलेशन के बदलते पैटर्न को समझने का सबसे ताज़ा और कह सकते हैं सबसे आधिकारिक जरिया है। अभी ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो बदलाव हो रहे हैं उनके संकेत हैं। सही कहा। तो चलिए उस खबर से शुरू करते हैं जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है कि 2023 में ग्रामीण भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर पहली बार गिरकर 2.1 बच्चे प्रति महिला के स्तर पर आ गई है। इसे रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही। ये रिप्लेसमेंट लेवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेमोग्राफिक सीमा है। आसान शब्दों में समझें तो ये वो दर है जिस पर पैदा होने वाले बच्चे मरने वालों की जगह ले लेते हैं, जिससे आबादी मतलब लॉन्ग टर्म में स्थिर रहती है, न घटती है न बढ़ती है। अच्छा। तो ग्रामीण भारत का इस लेवल पे पहुंचना ये वाकई एक मील का पत्थर है। दशकों से गिरावट तो चली रही थी, लेकिन अब ग्रामीण भारत भी दुनिया के कई डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों के डेमोग्राफिक पैटर्न के साथ कदम मिला रहा है। और ये गिरावट इसलिए भी खास है क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2020 से 2022 तक 3 साल ये 2.2 पर ही अटकी हुई थी। हाँ बिल्कुल, 3 साल तक 2.2 पर स्थिर थी। तो ये अचानक 2 पॉइंट पर आना वाकई अहम है। पर शहरों का क्या, वहां तो ये गिरावट पहले शुरू हो गई थी, है ना? हाँ, शहरी भारत में टीएफआर 2.1 के लेवल से नीचे तो आप मानिए करीब 2 दशक पहले ही जा चुका था। और ताज़ा आंकड़ों में मतलब 2023 में शहरी टीएफआर और गिरकर 1.5 पर आ गया है। 1.5 जी। ये 2020-22 के 1.6 के स्तर से भी कम है। तो शहरों में तो ये ट्रेंड और भी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर ग्रामीण 2.1 है, शहरी 1.5, तो इसका मतलब पूरे भारत की औसत टीएफआर अब 2 से भी नीचे चली गई होगी। बिल्कुल। इन दोनों को मिलाकर देखें तो पूरे भारत की टोटल टीएफआर पहली बार 2 के वो जो एक साइकोलॉजिकल और महत्वपूर्ण लेवल है उससे नीचे गिर के 1.9 पर आ गई है। 1.9? हाँ, ये भारत के डेमोग्राफिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ है। इसका मतलब है कि औसतन भारतीय महिलाएं अब अपने जीवन काल में 2 से कम बच्चे पैदा कर रही हैं। लंबी अवधि में ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और फिर गिरावट का एक साफ संकेत है। वाह। एक तरफ तो ये प्रजनन दर में ऐतिहासिक गिरावट जो भविष्य में जनसंख्या स्थिरता की ओर इशारा कर रही है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और वो थोड़ा चिंताजनक है। मृत्यु दर ये अभी भी सामान्य से अधिक क्यों बनी हुई है? यहाँ क्या चल रहा है? यहीं पर हाँ, तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लेक्स और चिंताजनक हो जाती है। 2023 में भारत की जो क्रूड डेथ रेट है, सीडीआर यानी प्रति 1000 लोगों पर साल भर में होने वाली मौतें, वो 6.4 दर्ज की गई। 6.4? अब आप कहेंगे कि ये 2022 के 6.8 से तो कम है। हाँ, सुधार तो है। सुधार तो हुआ है, लेकिन ये सुधार उतना नहीं है जितनी उम्मीद थी। अच्छा। ये जो 6.4 का आंकड़ा है, ये 2019 और 2020 यानी पेंडेमिक के ठीक पहले के सालों में जो 6.0 का लेवल था उससे काफी ज्यादा है। अच्छा, तो हम अभी भी प्री कोविड लेवल पे नहीं लौटे हैं मृत्यु दर के मामले में? बिल्कुल नहीं। 6.0 से 6.4
ये अंतर सुनने में छोटा लगता है, पर क्या ये ऐतिहासिक रूप से ज्यादा है? मतलब 6.4 पहले कब था? हाँ, अगर हम पैंडेमिक से पहले के सालों को देखें तो भारत में सीडीआर आखिरी बार 6.4 या उससे ज्यादा 2016 में था। 2016 में? जी, तो हम मृत्युदर के मामले में लगभग 7 साल पीछे चले गए हैं और ये स्थिति पैंडेमिक के पीक के 2 साल बाद भी बनी हुई है। और हमें याद है 2021 में वो दूसरी लहर के दौरान ये दर तो बढ़कर 7.5 तक पहुंच गई थी, जी, जो बहुत भयावह था। एसआरएस के ही अनुमान थे कि उस साल करीब 20 लाख अतिरिक्त मौतें हुई थीं। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये जो सुधार है ये ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुछ अलग रफ्तार से हो रहा है? हाँ, यहाँ एक अंतर साफ दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार ज्यादा तेज रहा है। वहाँ सीडीआर 2021 का जो पीक था 7.9, उससे गिरकर 2022 में 7.2 हुआ और फिर 2023 में 6.8 पर आ गया। 6.8। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 6.8 का स्तर है, ये अभी भी 2020 के 6.4 के लेवल से ज्यादा है और लगभग 2017 के 6.9 के लेवल के बराबर है। तो ग्रामीण भारत में भी पूरी तरह रिकवरी नहीं हुई है। और शहरों का हाल? आपने कहा था वहां ज्यादा चिंता है। हाँ, शहरों की कहानी ज्यादा चिंताजनक है। वहां सुधार बहुत धीमा है। 2023 में शहरी सीडीआर 5.7 था। 5.7। ये 2022 के 6.0 और 2021 के 6.6 से कम तो है, पर 2020 का जो प्री पैंडेमिक लेवल था 5.1, उससे अभी भी काफी ऊपर है। 5.1 से 5.7, ये तो काफी बड़ा अंतर लगता है शहरी लेवल पर। ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि चौंकाने वाला है। आपको अंदाजा लगाने के लिए बताऊं, शहरी क्षेत्रों में पिछली बार 5.7 का सीडीआर साल 2011 में देखा गया था। क्या 2011? मतलब हम एक दशक से भी ज्यादा पीछे चले गए हैं शहरी मृत्यु दर में। बिल्कुल, और ये धीमी शहरी रिकवरी है जो पूरे देश की औसत मृत्यु दर को सामान्य होने से रोक रही है। एक दशक पीछे, ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मृत्यु दर ऊंची क्यों बनी हुई है? खासकर शहरों में रिकवरी इतनी धीमी क्यों है? क्या इसके कारणों के बारे में हमें कुछ पता है? डेटा की कुछ सीमाओं और कुछ अनसुलझी पहेलियों से टकराते हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे पास डेथ के कारणों का, मतलब कॉज ऑफ डेथ का डिटेल्ड और सटीक डेटा पर्याप्त नहीं है। ये जो एसआरएस प्रणाली है, ये वर्बल ऑटोप्सी नाम की एक मेथड पर निर्भर करती है। वर्बल ऑटोप्सी, ये क्या होता है? थोड़ा समझाएंगे? इसका मतलब है कि डेथ का कारण जानने के लिए जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो मृतक के परिवार वालों से बात करते हैं और उनके बताए लक्षणों के आधार पर मौत का संभावित कारण दर्ज करते हैं। इसमें कोई मेडिकल जांच या डॉक्टर का सर्टिफिकेशन सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है। तो जाहिर है इस मेथड की अपनी सीमाएं हैं। हाँ, समझ गया। मतलब ये पूरी तरह सटीक नहीं हो सकता। बिल्कुल, खासकर जब लक्षण क्लियर ना हो या कई बीमारियां एक साथ हो। तो क्या इस वर्बल ऑटोप्सी डेटा से कुछ शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि कौन सी वजहें हो सकती हैं इस बढ़ी हुई मृत्यु दर के पीछे? कुछ धुंधले संकेत जरूर हैं। जो लेटेस्ट 3 साल का एवरेज है, वो ये दिखाता है कि अज्ञात कारणों से होने वाले बुखार और सांस की तकलीफ या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से होने वाली मौतें, हालांकि 2020-22 के पीक लेवल से कम हुई हैं, फिर भी पैंडेमिक से पहले के लेवल से ज्यादा बनी हुई हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताते। ये भी हो सकता है कि कई मौतें अब भी गलत तरीके से क्लासिफाई हो रही हों या उनके असली कारण का पता ना चल पा रहा हो। ये सुराख तो देता है पर पुख्ता जवाब नहीं। और डेटा की सटीकता पर एक और सवालिया निशान लगता है, जनगणना में देरी। इसका कितना असर पड़ सकता है? मतलब अगर हमें अपनी कुल आबादी का ठीक अनुमान नहीं है, तो प्रति 1000 लोगों पर मृत्यु दर निकालना कितना सही होगा? ये एक बहुत ही जायज और गंभीर चिंता है। बिल्कुल, 2021 की जनगणना अब 2026 तक के लिए टल गई है। ये जो दरें होती हैं, सीडीआर, टीएफआर, इन्हें निकालने के लिए हमें टोटल पॉपुलेशन का एक भरोसेमंद बेस चाहिए होता है। सही बात है। बिना ये अनुमान पुराने पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस पर आधारित होते हैं, जो समय के साथ कम सटीक होते जाते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि जो पॉपुलेशन के अनुमान इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो थोड़े गलत हों, जिससे ये दरें थोड़ी ऊपर या नीचे दिख सकती हैं। ये भी संभव है कि इतने लंबे समय से अपडेट ना होने के कारण एसआरएस का जो सैंपल है वो अब उतना रिप्रेजेंटेटिव ना रह गया हो जितना पहले था।
तो फिर क्या हमें इन एसआरएस आंकड़ों पर, जैसे टीएफआर का 2.1 पहुंचना या सीडीआर का ऊंचा बने रहना, क्या इन पर उतना जोर देना चाहिए? क्या ये आंकड़े थोड़े भ्रामक हो सकते हैं? देखिए, ये चुनौतियां वास्तविक हैं और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस जो एसआरएस जारी करता है, वो भारत में फर्टिलिटी और मोर्टालिटी के इंडिकेटर्स पर सबसे अथॉरिटेटिव और लगातार मिलने वाला डेटा सोर्स बना हुआ है। यह हमें ट्रेंड्स दिखाता है, दिशा बताता है, तो हमें इसी डेटा के साथ काम करना होगा। लेकिन हाँ, इसकी सीमाओं को हमेशा ध्यान में रखना होगा और निष्कर्ष निकालते समय सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, मतलब इसे पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते, लेकिन सावधानी से देखना होगा। बिल्कुल, ये उपलब्ध सबसे अच्छी जानकारी है अभी। ठीक है, अब उस पहलू पर आते हैं जो इस लेख में शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है। मृत्यु दर का ऊंचा बना रहना अपने आप में चिंता की बात है, लेकिन ये किन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, ये पता चला है क्या? हाँ, और ये विश्लेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच कहूं तो हैरान करने वाला निष्कर्ष है। जब आंकड़ों को उम्र के हिसाब से तोड़कर देखा गया, तो पता चला कि लगातार सामान्य से अधिक मृत्यु दर से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो एज ग्रुप है, वो 5 से 39 साल के बीच का है। क्या 5 से 39 साल? ये तो मतलब युवा और कामकाजी उम्र का समूह है। हाँ। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि पेंडेमिक या उसके बाद के प्रभाव जैसे लॉन्ग कोविड वगैरह वो बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये तो एकदम उल्टी बात लग रही है। बिल्कुल, ये हमारी सामान्य समझ के एकदम विपरीत है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक कोई ऐसा निर्णायक सबूत नहीं मिला है जो ये बता सके कि ये युवा आबादी में लॉन्ग कोविड के प्रभावों से जुड़ा है। खासकर जब हम इसकी तुलना बुजुर्ग आबादी से करते हैं, तो ये मृत्यु दर की पहेली का सबसे बड़ा अनसुलझा हिस्सा है कि इस युवा और इकोनॉमिकली सबसे एक्टिव समूह में मृत्यु दर सामान्य से अधिक क्यों बनी हुई है। इसका कारण क्या है और इसके परिणाम तो काफी गंभीर हो सकते हैं। ये तो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का कोर है। अगर यहाँ मृत्यु दर सामान्य से ज्यादा है तो इसका सीधा असर भविष्य की प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और वो जो हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, उस पर पड़ सकता है। कहीं हम उस अवसर को खो तो नहीं रहे? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और बहुत जरूरी भी। अगर हमारी युवा आबादी अस्वस्थ है या असमय मृत्यु का शिकार हो रही है, तो उस लाभांश का क्या मतलब रह जाएगा? इसके कारणों को गहराई से समझने के लिए तुरंत और टारगेटेड रिसर्च की जरूरत है। क्या ये किसी खास बीमारी की वजह से है, या हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच में कमी है, या लाइफस्टाइल से जुड़े कारण है, या कुछ और? हमें जवाब चाहिए और जल्दी चाहिए। तो हमने प्रजनन दर में गिरावट और मृत्यु दर की इस जटिल पहेली पर काफी विस्तार से बात की। अब ये जो गिरती प्रजनन दर है, इसका सीधा असर तो जन्म दर पर भी दिखना चाहिए, है ना? हाँ, वो उसका स्वाभाविक और सीधा परिणाम है। जब टीएफआर गिरती है, तो क्रूड बर्थ रेट यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर एक साल में होने वाले जीवित जन्मों की संख्या वो भी गिरती है। 2023 में भारत की सीबीआर गिरकर 18.4 प्रति 1000 हो गई। 18.4। और ये 2022 में कितनी थी? 2022 में ये 19.1 थी। अच्छा, तो यहाँ भी गिरावट है। तो बिल्कुल। और क्या ये गिरावट भी ग्रामीण और शहरी दोनों जगह दिख रही है? हाँ, दोनों ही क्षेत्रों में। ग्रामीण जन्म दर 20.8 से घटकर 20.3 हो गई है और शहरी जन्म दर 15.5 से घटकर 14.9 हो गई है। तो जन्म दर में गिरावट का ट्रेंड भी बिल्कुल साफ है और ये घटती टीएफआर के साथ पूरी तरह मेल खाता है। और जैसा हमने पहले भी बात की, नई जनगणना के अभाव में ये जो सालाना एसआरएस रिपोर्ट आ रही है, ये इस साल लगातार तीसरी है। ये पॉलिसी मेकर्स, प्लानर्स और रिसर्चर्स के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सही। भविष्य के पॉपुलेशन अनुमान हो, हेल्थ सर्विसेज की प्लानिंग हो, एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज हो, सब कुछ कहीं ना कहीं इन आंकड़ों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें, एक निचोड़ पर आएं, तो तस्वीर ये उभरती है कि भारत एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं दिलचस्प डेमोग्राफिक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ प्रजनन दर खासकर ग्रामीण भारत में ऐतिहासिक रूप से कम होकर रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 पर आ गई है और ओवरऑल टीएफआर 1.9 है। ये लंबी अवधि में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का एक मजबूत संकेत है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल विपरीत और चिंताजनक ट्रेंड है मृत्यु दर का,
खासकर शहरी क्षेत्रों में, जो पैंडेमिक के 2 साल बाद भी असामान्य रूप से ऊंची बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी पहेली ये है कि इसका असर 5 से 39 साल के युवा आयु वर्ग पर ज्यादा क्यों दिख रहा है। इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। और इसमें डेटा की अपनी सीमाएं हैं, वोबल ऑटोप्सी की मजबूरियां, जनगणना में देरी से अनुमानों पर असर, ये सब मिलकर इस तस्वीर को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर ये दोनों विपरीत ट्रेंड्स, गिरती प्रजनन दर और अपेक्षा से अधिक मृत्यु दर जारी रहते हैं, तो भारत के लिए इसके दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम क्या होंगे? क्या हम एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारी कामकाजी उम्र की आबादी उतनी स्वस्थ या उतनी बड़ी न हो जितनी हमने उम्मीद की थी, और ये ठीक उसी समय हो रहा हो जब आश्रित बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही हो? ये वास्तव में एक गंभीर संभावना है जिसके बारे में सोचना होगा। और इससे एक और सवाल उठता है जो शायद सबसे जरूरी है। इन जटिल बदलावों और उनके पीछे के असली कारणों को पूरी तरह समझने के लिए हमें आगे क्या करना होगा? सिर्फ SRS डेटा या वर्बल ऑटोप्सी पर निर्भर रहना शायद काफी नहीं होगा। क्या हमें मृत्यु के कारणों पर ज्यादा भरोसेमंद, शायद मेडिकली सर्टिफाइड डेटा इकट्ठा करने के लिए कोई नई व्यवस्था बनाने की जरूरत है? क्या हमें विशेष रूप से युवा आबादी के स्वास्थ्य और मृत्यु दर पर केंद्रित स्टडीज करनी होंगी? इन सवालों के जवाब ढूंढना भविष्य की नीतियों और भारत के भविष्य के लिए मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से ये गहरे सवाल हैं जिन पर सरकारों, शोधकर्ताओं और हम सभी को विचार करने की जरूरत है। आज इन जटिल आंकड़ों और उनके संभावित अर्थों को समझने में हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।